अलीज बायोलॉजी में बेटा आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया लेक्चर शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे, उसके पूरे स्ट्रक्चर को जानेंगे और डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन के बारे में जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल को आज हम लोग डिटेल में बेटा पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल सामान्यतः छोटी होती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल की तुलना में अधिक तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। सभी प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल पाई जाती है। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सराउंडेड बाय ए सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके बाकी प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, तो माइकोप्लाज्मा को हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा आर वॉल लेस प्रोकैरियोट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सी ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती? कहोगे माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ भी एक तरह के माइकोप्लाज्मा ही होते हैं, चूंकि बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनको एक अलग ग्रुप बना दिया गया है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये भी एक तरह के माइकोप्लाज्मा है। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल की तुलना में छोटी होती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल से अधिक तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। सभी प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। माइकोप्लाज्मा के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं वॉल लेस प्रोकैरियोट बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स के अलग अलग शेप्स और साइजेस होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अलग अलग शेप्स होते हैं और साइजेस होते हैं। चार कॉमन शेप दे रखे हैं यहां पर बैक्टीरिया के। पहला है बैसिलस। बैसिलस को हम लोग कहते हैं रॉड शेप्ड। कोकस, कोकस राउंडेड या स्फेरिकल बैक्टीरिया कहलाते हैं, और इनमें फ्लैजेला एब्सेंट है। फ्लैजेला ध्यान रखना वो कोकस बैक्टीरिया के लिए है। कोकस या राउंडेड बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। वाइब्रियो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, और स्पाइरलम स्पाइरल बैक्टीरिया है। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया वाइब्रियो हैं और स्पाइरलम कहलाते हैं बैक्टीरिया। तो चार कॉमन शेप्ड बैक्टीरिया के कौन कौन से हैं? बैसिलस यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, कोकस यानी राउंडेड और स्फेरिकल बैक्टीरिया, वाइब्रियो यानी कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, और स्पाइरलम यानी स्पाइरल बैक्टीरिया। कौन से इनमें बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला नहीं होते? कहोगे कोकस यानी राउंडेड बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। तो तुमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल चार तरह की हो गई। बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये चार तरह की प्रोकैरियोटिक सेल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल की तुलना में छोटी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल से अधिक तेजी से मल्टीप्लाई करती है। इनके अलग अलग शेप्स और साइजेस होते हैं। चार कॉमन शेप बैक्टीरिया के कौन कौन से हैं? बैसिलस रॉड शेप्ड, कोकस राउंडेड, वाइब्रियो कॉमा शेप्ड और स्पाइरलम स्पाइरल होते हैं। चार कॉमन शेप्स बैक्टीरिया के हैं। कोकस यानी राउंडेड बैक्टीरिया, बैसिलस यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, वाइब्रियो यानी कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, और स्पाइरिला यानी स्पाइरल बैक्टीरिया। देखो, सिंगल को हम लोग कहते हैं कोकस, एक बैक्टीरिया है अगर कोकस, लेकिन अक्सर ये बैक्टीरिया आपस में चिपक जाते हैं। तो बहुत सारे चिपके हैं तो इनको बोलेंगे कोकाई। एक रॉड को बोलते हैं बैसिलस, बहुत सारी रॉड आपस में चिपक गई हैं तो बेसिलाई। और एक बात और बेटा ध्यान रखना, ये जो बेसिलाई जो यानी बैसिलस यानी बेसिलाई जो बैक्टीरिया हैं, ये स्पोर फॉर्मिंग भी है। और ये स्पोर देखना बेटा, ये जो स्पोर हैं ये एंडोस्पोर है। बैक्टीरिया के जो स्पोर होते हैं, ये बैसिलस बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं, ये जो स्पोर हैं ये एंडोस्पोर भी हो सकते हैं। कौन से स्पोर?
एंडोस्पोर। एंडोस्पोर हाईली रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं। ये बैक्टीरिया के स्पोर होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट स्पोर हैं, हाईली रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं, आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। तो कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्पोर बनाते हैं या एंडोस्पोर बनाते हैं? वो है बैसिलस। बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो तुमने देखा 4 तरह के बैक्टीरिया तुमने देखे, कोकस यानी राउंडेड, बैसिलस यानी रॉड शेप्ड, स्पाइरलम मतलब स्पाइरल, और वाइब्रियो यानी कॉमा शेप्ड। कौन से बैक्टीरिया हैं जो स्पोर बनाते हैं, एंडोस्पोर बनाते हैं? तो कहोगे बैसिलस। क्या है? बैसिलस। बैसिलस एंडोस्पोर बनाते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं। हमने फ्लो चार्ट दिया है यहां पर, इस फ्लो चार्ट से थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक प्रोकैरियोटिक सेल में हमको 3 चीजें ऊपर यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। सबसे बाहर एक सेल एनवलप है, सेल के चारों तरफ एक आवरण है। इस सेल एनवलप में 3 लेयर्स पाई जाती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हर एक प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है, एक रासायनिक रूप से जटिल आवरण पाया जाता है। इसमें टाइटली बाउंड, मजबूती से चिपकी हुई 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवलप है, एक रासायनिक रूप से जटिल एक आवरण है। इसमें टाइटली बाउंड, बहुत करीब करीब 3 लेयर्स पाई जाती हैं। पहली सबसे आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद है सेल वॉल और उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक लेयर के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। ईच लेयर हैज अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर एक लेयर के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन तीनों लेयर मिल करके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बनाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन अलग है, सेल वॉल का फंक्शन अलग है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन अलग है। लेकिन ये तीनों लेयर मिल करके बैक्टीरिया के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण भी बनाते हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बनाते हैं। चलो आगे देखते हैं। फिर है सेल्यूलर अपेंडेजेस, सेल से निकलने वाली भुजाएं। सेल से निकलने वाली 2 तरह की भुजाएं पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। एक कहलाती हैं मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस और दूसरी कहलाती हैं ई मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस। मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस वो होते हैं जिनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ए मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस वो होते हैं जिनमें चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस में 2 पढ़ेंगे हम लोग, पाइली और फिम्ब्रेई। तो पाइली और फिम्ब्रेई ऐसी भुजाएं हैं, ऐसे अपेंडेजेस हैं जिनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। फ्लैजुला ए मेम्ब्रेनल अपेंडेज है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजुला है, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये ए मेम्ब्रेनस होता है, इसके चारों तरफ कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। आगे चल करके हम तुमको बताएंगे कि यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजुला है उसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो मेम्ब्रेनस होता है। कैसा है वो मेम्ब्रेनस होता है। तो 2 तरह के अपेंडेजेस हम लोग देखेंगे, मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस और ए मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस। मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस में पाइली और फिम्ब्रेई हैं और ए मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस में फ्लैजुला है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ से एक लिक्विड या मैट्रिक्स को घेरे रहती है। उस लिक्विड या मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के अंदर, जीव द्रव के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं? उसमें मौजूद है बैक्टीरिया का डीएनए। बैक्टीरिया के डीएनए को हम लोग जीनोम कह सकते हैं, इसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, इसको न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं या इसको जीनोफोर भी कह सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में तुम देख लेना, हमने बताया है। तो बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें इस डीएनए के अतिरिक्त और भी डीएनए पाया जाता है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जिनमें मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन डीएनए के अलावा भी डीएनए है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में, ये थोड़ा छोटे होते हैं,
70s टाइप के होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में राइबोसोम है और वो 70s टाइप के हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और दो तरह की इन फोल्डिंग्स या एक्सटेंशंस बनाती है। एक कहलाते हैं मीजोसोम और दूसरे कहलाते हैं क्रोमैटोफोर। मीजोसोम सभी प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं, लेकिन क्रोमैटोफोर केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ करके दो तरह की इनफोल्डिंग्स बनाती है, मीजोसोम जो सभी बैक्टीरिया के अंदर है और क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर को हम लोग फोटोसिंथेटिक लैमेली भी कहते हैं। ये पाए जाते हैं तुम्हारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल के प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं। इंक्लूजन बॉडीज के बारे में अभी हम बताएंगे। ये बिल्कुल स्पेसिफिक होती हैं, प्रोकैरियोट्स में ही पाई जाती हैं, उसके प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म कह सकते हो। और ये ए मेम्ब्रेनस होती है, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तमाम तरह का रिजर्व फूड इकट्ठा करती हैं, तमाम तरह का रिजर्व फूड इकट्ठा करती हैं। अब देखो फिर से हम देखते हैं, हर एक प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक सेल एनवेलप है। इस सेल एनवेलप के जो कहते हैं केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है, ये रासायनिक रूप से जटिल सेल एनवेलप है। इसमें टाइटली बाउंड 3 लेयर्स हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक लेयर के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन सारी लेयर्स मिल करके एक सुरक्षात्मक आवरण, एक सिंगल प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। सेलुलर अपेंडेजेस में दो तरह के अपेंडेजेस हैं, मेम्ब्रेनल और ए मेम्ब्रेनल। वो अपेंडेजेस जिसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है वो है पाइली और फिम्ब्रेई, और जिनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है वो है फ्लैजेला। बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, मेन डीएनए, और बहुत सारे बैक्टीरिया में इस मेन डीएनए के अलावा भी डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। राइबोसोम है, छोटे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये 70s टाइप के हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ करके दो तरह के इन फोल्डिंग्स बनाती है। एक कहलाते हैं मीजोसोम जो सभी बैक्टीरिया में है, दूसरे हैं क्रोमैटोफोर या फोटोसिंथेटिक लैमेली। ये केवल पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। और इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म में स्पेसिफिक बॉडीज पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के प्रोटोप्लाज्म में स्पेसिफिक बॉडीज हैं, इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती और ये तमाम चीजों को जमा करने का काम करती हैं। तो इस तरह से हम ये पूरे फ्लो चार्ट में हमने प्रोकैरियोटिक सेल को समझा। अब डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या चीजें हमको बेहतर तरीके से दिखाई पड़ती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में समझते हैं। हर एक प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ हमने बताया एक सेल एनवेलप पाया जाता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, रासायनिक रूप से जटिल एक आवरण पाया जाता है। इस सेल एनवेलप में 3 लेयर हमने बताई थी तुम्हें फ्लो चार्ट में। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा है सेल वॉल और तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फर्मली बाउंड करीब करीब होती हैं, ये 3 लेयर पाई जाती हैं। तो सेल एनवेलप में कौन कौन सी लेयर है? सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग समझते हैं डायग्राम से। तो सबसे पहले मैं सेल वॉल बना रहा हूं। हर एक प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद सेल वॉल हमने बताया, ये सेल वॉल है, ये है सेल वॉल, सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल आउटर मोस्ट नहीं होती बेटा, सबसे बाहर जो होती है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। तो हर एक प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है। इसमें 3 लेयर हैं। आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स।
उसके बाद सेल वॉल है, और उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर है। तो हर एक बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है। इस केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप में 3 लेयर हैं। सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स नंबर 1, उसके बाद सेल वॉल नंबर 2, और उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये एक डेड लेयर है, ये एक डेड लेयर होती है, आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर है, डेड लेयर है। ये सारे बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है, ये केवल पैथोजेनिक बैक्टीरिया में होती है। पैथोजेनिक मतलब बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया में पाई जाती है। आउटर मोस्ट लेयर है, डेड लेयर है, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया में पाई जाती है। ये बनी होती है शुगर की, ये यूजुअली बनी होती है शुगर की, ये शुगर की बनी होती है, शुगर कह लो या पॉलीसैकेराइड कह लो, ये शुगर या पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ये अमाइनो एसिड की भी बनी हो सकती है, अमाइनो एसिड की बनी है। यूजुअली शुगर या पॉलीसैकेराइड की बनी है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ये अमाइनो एसिड की बनी है। तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भिन्न भिन्न हो सकता है, वेरी करता है, और इसकी थिकनेस भी वेरी कर सकती है, मोटान भी वेरी करती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है, डेड लेयर है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में पाई जाती है, और यूजुअली शुगर या पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। लेकिन इसका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग भी हो सकता है, अमाइनो एसिड की भी हो सकती है, और इसकी थिकनेस कम या ज्यादा भी हो सकती है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स ढीला ढाला है, लूज शीथ जैसा है, लूज शीथ जैसा है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स ढीला ढाला है, लूज शीथ जैसा है, तब इसे हम लोग कहते हैं स्लाइम लेयर, तब इसे कहा जाता है स्लाइम लेयर। अगर ग्लाइकोकैलिक्स ढीला ढाला है, लूज शीथ जैसा है, चोल जैसा है, तब इसे कहा जाता है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर का काम होता है बैक्टीरिया को सॉलिड सरफेसेस से चिपकाने में मदद करना, और भी काम होते हैं इनके। तो इसका एक काम है अटैचमेंट, बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक सेल को ये सॉलिड सरफेसेस से अटैच करने में मदद करती हैं, और भी काम भी करती हैं। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स टफ और रिजिड है, मजबूत है और दृढ़ है, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स टफ या रिजिड है, तब इसे कैप्सूल कहते हैं। तब इसे क्या बोलते हैं? तब इसे कैप्सूल बोलते हैं। अगर ग्लाइकोकैलिक्स टफ या रिजिड है, तब इसे कैप्सूल कहा जाता है। अब देखो, अगर पूछा जाए बैक्टीरिया का कैप्सूल किस चीज का बना होता है, तो तुम कहोगे यूजुअली शुगर या पॉलीसैकेराइड का बना होता है। कैप्सूल का काम क्या होता है? कैप्सूल का काम होता है प्रोटेक्शन देना, बैक्टीरिया की सुरक्षा करना। यह बैक्टीरिया को तमाम तरह की दवाइयों से बचाता है। दवाइयां कैसे? तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया चला जाए तो उसको मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, दवाइयां खाते हैं। लेकिन ये कैप्सूल की मदद से बैक्टीरिया दवाइयों से बच सकता है। कुछ बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल होते हैं, कैप्सूलेटेड हैं, वो दवाइयों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कैप्सूल का काम है एंटीबायोटिक्स यानी दवाइयों से अपने आप को बचाना। WBC से भी बचाने का काम करता है ये कैप्सूल बैक्टीरिया को। कैप्सूल का काम हो गया प्रोटेक्शन। कैप्सूल का एक और काम होता है बैक्टीरिया को सूखने से बचाना, डेसिकेशन से। बैक्टीरिया की सेल सूखने ना पाए, डेसिकेट ना करने पाए, तो डेसिकेशन से भी बचाना। तो कैप्सूल का बेसिक काम जो है ये प्रोटेक्शन है, और ये बैक्टीरिया को सूखने से बचाती है ताकि बैक्टीरिया की सेल सूखने ना पाए। इसका काम हो गया प्रोटेक्शन। तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर ढीला ढाला है, लूज शीथ जैसा है, तब उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। इसका काम अटैचमेंट हो सकता है,
दूसरा है, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स मजबूत है और दृढ़ है तब इसे हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल का काम होता है प्रोटेक्शन, ये बहुत सारी चीजों से बैक्टीरिया को बचाता है और बैक्टीरिया को सूखने से भी बचाता है, बैक्टीरिया को सूखने से भी बचाता है। नेक्स्ट लेयर आती है सेल वॉल। नेक्स्ट लेयर है सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया की ये भी एक डेड लेयर है, ध्यान रखना, ये भी एक जैसे ग्लाइकोकैलिक्स एक डेड लेयर है, ये भी एक डेड लेयर है। सेल वॉल जो बैक्टीरिया की सेल्यूलोज से नहीं बनी होती, ये सेल वॉल बहुत स्पेसिफिक होती है और ये सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन की। सेल वॉल किस चीज की बनी है? बैक्टीरिया की सेल वॉल एकदम यूनिक है और ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन की। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, सेल वॉल किस चीज की बनी है? सेल वॉल बनी है पेप्टाइडोग्लाइकैन, सेल्यूलोज की नहीं होती, ध्यान रखना। सेल वॉल बैक्टीरिया की बनी है पेप्टाइडोग्लाइकैन की। पेप्टाइडोग्लाइकैन को हम और नामों से भी जानते हैं, इसको म्यूरिन कह सकते हो, म्यूकोपेप्टाइड कह सकते हो, म्यूकोकॉम्प्लेक्स कह सकते हो, और भी बहुत सारे चीजों से नामों से जाने जाते हैं। लेकिन तो पेप्टाइडोग्लाइकैन ध्यान रखना, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ये ध्यान रखना। सेल वॉल की वजह, सेल वॉल एक रिजिड लेयर होती है, दृढ़ लेयर है। सेल वॉल की वजह से बैक्टीरिया को एक डेफिनेट शेप मिलता है, एक निश्चित आकार मिलता है। ये बैक्टीरिया को बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है, बैक्टीरिया को फटने नहीं देती, मजबूत होती है। बैक्टीरिया को बस्टिंग से, फटने से बचाती है और कोलैप्सिंग यानी पिचकने से बचाती है। बैक्टीरिया को बस्टिंग और कोलैप्सिंग से कौन बचा रही है? सेल वॉल बैक्टीरिया की बचाती है, दृढ़ है। किस चीज की बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकैन। सेल वॉल की वजह से बैक्टीरिया को निश्चित आकार मिलता है और ये डेड लेयर है। कैसी है? डेड लेयर। अब देखो, सेल वॉल के हिसाब से बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे कहलाते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को स्टेन करने का, रंगने का तरीका ढूंढा था एक साइंटिस्ट ने, उन साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने दो तरह के बैक्टीरिया बताए थे सेल वॉल के आधार पे। वो बैक्टीरिया जिनमें क्रिस्टल वॉयलेट जो स्टेन है, रंग है, बना रहता है, वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिनमें से क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन यानी रंग निकल जाता है वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं सेल वॉल के हिसाब से, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसको हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पहली ऐसी लेयर है जो बाहर से अगर आए तो ये लिविंग है। ग्लाइकोकैलिक्स डेड लेयर है, सेल वॉल भी डेड लेयर है, लेकिन पहली लिविंग मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहली लिविंग मेम्ब्रेन होती है और ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। कैसी है? चयनात्मक झिल्ली है। ये लिविंग मेम्ब्रेन होने की वजह से ये बाहरी दुनिया से संपर्क बनाती है। इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करती है। तो ये लिविंग मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और बाहरी दुनिया से संपर्क बनाती है। तो इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। एक बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया की है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी है। ये किस चीज की बनी है? लिपोप्रोटीन। और यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हूबहू एक जैसा है। तो बैक्टीरिया के कौन से सेल का कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल के जैसा है? वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहां पर भी लिपिड और प्रोटीन की बनी है और यहां पर भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की और यूकैरियोट की बिल्कुल सेम होती है।